गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रिवीजन थ्रू एमसीक्यू क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करते हैं उसी सीरीज को हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले वो 19 जनवरी 2023 के डिस्कस करने वाले हैं। किस तरीके से पूरा लेक्चर रहने वाला है उसको एक बार हम डिस्कस कर ले रहे हैं। सी, पहले तो आपके 19 जनवरी 2023 के क्वेश्चन रहेंगे, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, कुछ आपके जो स्टेट मतलब ये कह सकते हैं कि वन लाइनर के फॉर्म में कुछ क्वेश्चन रहेंगे। दूसरा नंबर थर्ड, जो PYQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो UPSC के, जो आज की जो थीम है बेसिकली जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो पूछी जाती है जो न्यूज़ में होती है। बट कौन कौन सी अभी तक जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है पूछी जा चुकी है वो आज हम डिस्कस करने वाले इसी सेशन के अंदर। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि कितने साल तक मतलब 2022 में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पूछी गई थी, एक तो वो, उससे लेके 2015 तक की आज हम जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन पूछी गई है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिकली उसको हम डिस्कस कर लेंगे। और ये सारी की सारी वो है जो न्यूज़ में रही है जो हम रेगुलर नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। और जो कल का जो हमारा सेशन रहेगा वो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 2022 से लेकर 2011 तक सारी हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन ऑफ द डे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जो है पब्लिश की जाती है किसके द्वारा? तो याद रखिएगा ये एक NGO है। क्या है? एक NGO है जो प्रथम जो है वो निकालता है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जिसको हम असर रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ये जो है अपना जो सर्वे है 2 साल में कंडक्ट करता है, मतलब 2 साल में एक बार जो है अपना रिजल्ट निकालता है। और ये 2005 से स्टार्ट किया गया है। याद रखिए एक NGO है। NGO से रिलेटेड 2 क्वेश्चन UPSC ऑलरेडी पूछ चुका है। एक तो है आपकी डॉक्टर विदाउट बॉर्डर विदाउट डॉक्टर, कुछ ऐसे ही। और सेकेंड जो ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी पूछ चुका है तो हम थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे। या सेकेंड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है। एक बार एसर रिपोर्ट के बारे में थोड़ा जान ले रहे हैं। देखो ये एक एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है। एसर रिपोर्ट रिवील्ड एट अच्छा ये तो पूरी की पूरी फाइंडिंग है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। पहली बात तो हम एसर के बारे में जानते हैं। इसका एम है कि रिकॉर्ड करना स्कूलिंग स्टेटस को। सेकंड, एक्सेसिंग देयर बेसिक लर्निंग स्किल कितनी है। और ये जो है ओनली एनुअल सर्वे है जो चिल्ड्रन लर्निंग आउटकम के ऊपर फोकस करता है और ये रूरल डिस्ट्रिक्ट में अपने सर्वे कंडक्ट कराता है। एसर जो है एवरी ईयर सिंस 2005 से जो है कंडक्ट किया जा रहा है। कहाँ पे? रूरल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ पे? रूरल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जो कि एक प्रथम है। ये एक एनुअल सिटीजन लेड हाउस होल्ड नेशनल लेवल सर्वे है, कंडक्ट किया जाता है NGO प्रथम के द्वारा। ओके, की फाइंडिंग की हम यहाँ पे बात कर ले रहे हैं। देखो इकोनॉमी, देखो टारगेट ग्रुप जो है इनका यहाँ पे ये भी देख लीजिए 3 से लेकर 16 साल तक के बच्चे होते हैं। बेसिक रीडिंग और अर्थमेटिक्स की यहाँ पे देखी जाती है। और इसको बढ़ाने के लिए मतलब रीडिंग और अर्थमेटिक को बढ़ाने के लिए एक स्कीम भी लॉन्च की गई, उसका नाम है निपुण। और इसको अभी एक्सटेंड किया गया था 2026 से लेकर 2027 तक का, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। असर जो 2022 की रिपोर्ट है ये बोलता है, मतलब ये अभी 4 साल बाद आई है, डिफरेंट स्टोरी। कैलकुलेट द लर्निंग आउटकम ऑफ द पास्ट ऑफ द पेंडेमिक। तो क्या इसकी जो फाइंडिंग्स है उसको एक बार हम देखते हैं। राइज जो है गवर्नमेंट स्कूल इनरोलमेंट वो बढ़ चुका है, मतलब ये गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादा बच्चे इनरोल हो रहे हैं। ओके, डिस्पाइट स्कूल क्लोजर ड्यूरिंग कोविड-19 इनरोलमेंट जो है इंक्रीज़ हुआ है ओवरऑल अगर हम देखें 2022 के अंदर। करंटली अगर हम देखें तो 72.4% ऑफ चिल्ड्रन आर इनरोल इन गवर्नमेंट स्कूल इन रूरल इंडिया। तो मतलब ये देख लीजिए रूरल इंडिया में कितनी पॉपुलेशन पाई जाती है? 70%, ठीक है। और अप्रोक्सीमेटली 70% ही बच्चे हैं जो रूरल के वो स्कूल में जाते हैं। कौन से? गवर्नमेंट स्कूल में। और जो गवर्नमेंट स्कूल की जो इनरोलमेंट हो ज़्यादा बड़ी है। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गोइंग टू ट्यूशन इज ऑल्सो इंक्रीज। हाईएस्ट कहाँ पे? तो बिहार के अंदर। एक्सेप्शन यू कैन से गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन आर नॉट गोइंग टू स्कूल वो 2% बिलो रहा है। अवेलेबिलिटी ऑफ स्मार्टफोन जो है इंक्रीज़ हुए हैं। पहले 36.5% हुआ करते थे, अब जो है 67.6%। और ये हम कहाँ पे की बात कर? रूरल इंडिया की। ओके, नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात करें मणिपुर जो है लोवेस्ट गवर्नमेंट स्कूल इनरोलमेंट है, ये भी आप याद रख सकते हैं। और अभी याद रखिए मिज़ोरम अभी एक ऐसा राज्य बना है, उन्होंने बोला है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आर्टिकल 144 के तहत 44 के तहत आते हैं, तो उन्होंने बोला कि हम जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। एनीवे, पैंडेमिक फोर्स्ड फैमिलीज टू विड्रॉ गर्ल्स फ्रॉम स्कूल एंड फोर्स देम इनटू द अर्ली मैरिजेस, ठीक है। और अर्ली मैरिज को का एक्ट कब पास किया गया? 2006 के अंदर। और एज कितनी है? तो अभी तो है 18 और 21, मतलब अगर मैन है तो 21 मतलब मेल है और फीमेल है तो 18 ईयर। ओके, और इसके लिए एक कमेटी बिठाई गई। क्या नाम उन बता सकते हैं? उन मतलब किसकी अध्यक्षता के अंदर बिठाई गई थी? क्योंकि जो स्टेट PCS वो पूछ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन और ऐसे आते ही है ना।
सी। अब हम उन चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे जो क्वेश्चन, जो इंटरनेशनल रिलेशन की हम बात कर रहे थे, जो भी इंटरनेशनल बॉडी न्यूज़ में हुआ करती थी ना, वो क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, क्योंकि इससे हमें आइडिया लग जाएगी हमें किस टाइप के क्वेश्चन पे ध्यान देना चाहिए। ओके, G20 जो फ्रेमवर्क है, क्योंकि हम करंट अफेयर के लिए पढ़ रहे हैं, यहाँ पे करंट अफेयर स्टैटिक पढ़ाया जाता है, और एक और वीडियो आती है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि जो पूरा महीने करंट अफेयर उसको डील किया जाए। अभी तक हम 5 टॉपिक डिस्कस किया जा चुके हैं, और अगली जो टॉपिक रहेगा वो आपका इंटरनेशनल बॉडीज़ रहेगा। परहैप्स मैं वहाँ पे इसको कंप्लीट करा दूँगी, ठीक है, जितने भी अभी तक इंटरनेशनल बॉडी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एनीवे, जो पहला क्वेश्चन है G20 कॉमन फ्रेमवर्क के बारे में पूछा गया था। G20 कॉमन फ्रेमवर्क ये किसका इनिशिएटिव है? तो याद रखिएगा, ये EU का, मतलब यूरोपियन यूनियन, और जो आपका पेरिस क्लब है उसका एक इनिशिएटिव था। सॉरी, EU नहीं है, यहाँ पे G20 है। ओके, और इसमें होता क्या कि जो लो इनकम कंट्रीज़ होती है, मैं इसको इस तरीके, okay, the very first question that are asked in this is G20 common framework, G20 common framework, okay, G20 common framework। अच्छा, इसमें था क्या कि ये जो है इनिशिएटिव किसका था? तो G20 का था, और किसके साथ है? एक है पेरिस क्लब। तो पेरिस क्लब के बारे में हम फिर कभी बढ़ेंगे, पर फिलहाल अब देख लीजिए कि G20 कॉमन फ्रेमवर्क जो है G20 और पेरिस क्लब का एक फ्रेमवर्क था। इसमें होता क्या कि जो 73 कंट्री है, कौन सी 73 कंट्री? जो लो इनकम कंट्री है ना, उनको हम डेट सर्विस, मतलब जो है जो उनका डेट ज़्यादा हो चुका है उसको किस तरीके से वो कम कर सकते हैं, किस तरीके से अपने आप को डेट से बचा सकते हैं, उससे ये रिलेटेड, मतलब लो इनकम कंट्री विद अनसस्टेनेबल डेवलप डेट, उनको इस फ्रेमवर्क के तहत, कौन सा? G20 कॉमन फ्रेमवर्क के तहत जो है, G20 कॉमन फ्रेमवर्क के तहत हेल्प प्रोवाइड करने की बात की जा रही है। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जो G20 में पूछा गया था। G20 की बात करते हैं, इसमें 19 कंट्रीज़ है, एक यूरोपियन यूनियन है, और G20 की अब की बार की अध्यक्षता है, मतलब 2023 की जो मेंबरशिप है वो इंडिया के पास है। ओके, सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो है UN क्लोज के बारे में, UNCLOS, UN क्लोज। यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा गया था? इसका मतलब क्या है? यूनाइटेड नेशन, ठीक है, कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, ठीक है। ओके, ये जो है बेसिकली जो हमारे टेरिटोरियल वाटर होते हैं कि ओशन में कितना एरिया हमारा है और उसमें हमारा कितना राइट है, उसके बारे में ये बताता है, ठीक है, ठीक है। इसको जो है 1994 में इम्प्लीमेंट किया गया था, पहली बात तो याद रखना। और इसमें जो है क्या होता है कि जो बेस लाइन होती है, मान लीजिए हमारी कंट्री, ठीक है, इसकी बेस लाइन माने यहाँ से जो इसका 12 किलोमीटर या फिर 12 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया है वो, उससे वो हमारा टेरिटोरियल वाटर आता है। मतलब वहाँ पे पॉलिटिकल जो हमारा लॉज है वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट होते हैं। उसके बाद आता है 12 किलोमीटर का, 12 नॉटिकल माइल का कॉन्टेगियस जोन, ठीक है, ये आपका कॉन्टेगियस जोन हो गया। अब फिर आता है इस यहाँ पे टेरिटोरियल वाटर से अपॉन 200 नॉटिकल माइल्स, ये हमारा आता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जा सकता है इसको। ओके, इसमें होता क्या है बेसिकली, बेस लाइन विद 12 नॉटिकल माइल्स राइट टू एस्टेब्लिश ब्रेथ ऑफ सी। ओके, शिप ऑफ ऑल स्टेट, वेदर भी जो कोस्टल नेशन है या फिर जो लैंडलॉर्ड कंट्री है, उसका ये राइट होता है कि वो यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, ये यहाँ पे आ सकता है UN क्लॉज के हिसाब से। और जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जो मैंने बताया 200 नॉटिकल माइल शैल नॉट बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल फ्रॉम द बेस लाइन फ्रॉम द बेथ ऑफ द टेरिटोरियल सी इज मेजर, ठीक है। टेरिटोरियल सी से जो भी 200 नॉटिकल माइल जो मेजर किया जाता है उसको ये चेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। क्या स्टेटमेंट सही? तो ये पूछा गया था। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछा गया, तो प्लीज़ याद रखिएगा। नंबर 3 जो क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिया जो है किस किस ग्रुप का मेंबर है। फॉर एग्जांपल एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मेंबर है, बिल्कुल है। और इसमें कितने मेंबर? तो 105 मेंबर हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर वो बीजिंग के अंदर है, और इसमें जो सबसे ज़्यादा शेयर है वो चाइना का है। ओके, अच्छा, एक इंडिया एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मेंबर है। नेक्स्ट है MTCR का मेंबर बिल्कुल है। क्या SCO का भी मेंबर है? यस। SCO की भी बात करें तो 2001 में इसकी स्थापना होती है, 2000 में या 2001 में, और इसमें अभी 9 कंट्रीज़ है। जो नोवा ऐड हुआ है वो ईरान था आपका, और इंडिया जो है 2017 के अंदर ऐड हुआ था। कौन सी डिक्लेरेशन? तो अस्ताना डिक्लेरेशन। MTCR की बात करें तो ये जो है एक मिसाइल प्रोफलरेशन को रोकने का एक क्या है, एक ग्रुप है, और 1987 में इसकी स्थापना होती है। कब होती है? तो 1987 में इसकी स्थापना होती है। किसके द्वारा की जाती है? तो G7 मेंबर कंट्री के द्वारा। G7 मेंबर कंट्री के द्वारा एक और चीज़ की स्थापना की थी, FATF की, राइट।
ओके 2016 में इसकी 35th मीटिंग हुई है, डेट इज डिफरेंट स्टोरी। उसमें जो इंडिया पार्ट बनता है और इनफॉर्मल पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है कि हम मिसाइल की प्रोफिलरेशन को रोकेंगे। एनपीटी क्या है कि जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन है उसको रोकना, और ओशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिकल वेपन भी है, जो केमिकल वेपन्स हैं उनको रोकना उसका मेन एम है। इससे होता है कि जो हमारी डोमेस्टिक जो बिल्ड करता है, फॉर एग्जांपल मिसाइल या फिर न्यूक्लियर बनाता है या फिर जो केमिकल्स वेपन बनाते हैं, वो जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के इंस्पेक्शन के अंडर में आ जाते हैं, या फिर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आपने सुना होगा, तो वही इसका मतलब होता है, राइट। तो मैंने 2 क्वेश्चन, शायद 3 क्वेश्चन डिस्कस किए। एक क्वेश्चन G20 कॉमन फ्रेमवर्क के ऊपर डिस्कस किया, सेकंड क्वेश्चन मैंने आपके सामने UN क्लोज के ऊपर डिस्कस किया, एंड नंबर 3 क्वेश्चन जो है इंडिया किस किस का मेंबर है, AAIB, MTCR, ये मैंने बता चुकी 1987 G7 कंट्री के द्वारा, और SCO जो है का मेंबर है, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया है। ओके, अगला अगर हम देखें यूनाइटेड नेशन क्रेडेंशियल कमेटी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। यूनाइटेड नेशन क्रेडेंशियल कमेटी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, कब की बात करें, 2022 की। ओके, ये जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का कमेटी है, ये याद रखिए। इसमें जो है 9 मेंबर होते हैं। ओके, अपॉइंट किया जाता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, अप्रूवल चाहिए होती है जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट होता है। ओके, इसकी एक बार मीटिंग होती है नवंबर के अंदर, ये भी आप याद रख सकते हैं। और इट एक्सेस द क्रेडेंशियल ऑफ ऑल, मतलब इसका काम क्या होता है बेसिकली, जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं उनकी क्रेडेंशियल को चेक करना, अप्रूव करना, इसका काम होता है। क्या क्या ये जो है हमारी मतलब यूनाइटेड नेशन का मेंबर होते हुए कि ये कुछ चीज़ें जो यूनाइटेड नेशन की ट्रीटी है उसको मान रहा है या नहीं मान रहा है, इससे रिलेटेड कुछ जो क्रेडेंशियल वगैरह इसके द्वारा चेक की जाए। इट एक्सेस द क्रेडेंशियल ऑफ ऑल मेंबर बिफोर सबमिटिंग अ रिपोर्ट टू द जनरल असेंबली। और मान लीजिए कोई मेंबर बनना चाहता है यूनाइटेड नेशन का, तो जो क्रेडेंशियल रिपोर्ट है मतलब वो ये तैयार करता है उस कंट्री के बारे में और प्रस्तुत करता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सामने। ओके, नेक्स्ट है जो क्वेश्चन पूछा गया था पोलर कोड के बारे में। सी पोलर कोड वैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं कहेंगे, लेकिन यस इंटरनेशनल जो वाटर मतलब आर्टिक है, पोलर और अंटार्कटिक, उनको बचाने की बात की जाती है। ये पोलर कोड जो है, जो हमारी शिप होती है उसको मतलब जो शिप है और इंटरनेशनल वाटर में किस तरीके से नेविगेशन होगा, अगर वहाँ पे आइस है किस तरीके से वहाँ पे नेविगेशन है, किस तरीके का शिप का डिज़ाइन रहने वाला है, ये पोलर कोड के अंदर दिया जाता है। अंटार्कटिक और आर्टिक दोनों पोल है जो हमारे, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। और ये जो है अडॉप्ट किया गया था इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में ही। ये क्या करते हैं, ये जो है ऑब्जर्वर स्टेटस जो है नॉन मेंबर ग्रांट करता है, ऑब्जर्वर स्टेटस टू द नॉन मेंबर स्टेट। तो मतलब मान लीजिए SCO जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का ऑब्जर्वर स्टेटस चाहता है, तो क्या होगा, इसको पास्ट कौन करेगा, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली करेगी। तो ये वर्क होता है बिल्कुल। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जर्वर स्टेटस प्रोवाइड करने का काम भी जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का होता है। और परमानेंट ऑब्जर्वर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली मेंटेन मिशन एट यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर। ठीक है, तो मतलब अगर कोई भी इसका परमानेंट मेंबर बन जाता है तो उसका मिशन जो हो या फिर उसका कोई भी वो सिनॉप्सिस करना चाहते हैं तो वो कर सकता है यूजिंग द हेडक्वार्टर एट यूनाइटेड नेशन। ठीक है, जो अगर इसका मेंबर बन जाता है तो। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इको सेंसिटिव जोन के बारे में। सी इको सेंसिटिव जोन की जब हम बात करते हैं, ये नोटिफाइड किया जाता है नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान इशूड किया गया था जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। दैट इज़ करेक्ट। देखो, जो अगर हम इको सेंसिटिव जोन जो है बनाते हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 के अंडर बनाते हैं, और जो सेंट्रल वाटर कमेटी है, सेंट्रल वाटर जो कमेटी है वो भी जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 के अंदर आती है। ओके, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका था, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग इट अबाउट। एनीवे, ये जो है लेकिन ये जो बनाई जाती है वो नेशनल वाइल्ड लाइफ प्लान एक्शन जो है 2002 से लेकर 2016 तक, उसके तहत इसको बनाया जाता है। ओनली लैंड विद इन 10 किलोमीटर ऑफ द बाउंड्री ऑफ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर डिक्लेयर्ड एज इको सेंसिटिव। ऐसा नहीं है, क्योंकि 1 किलोमीटर जो है कम से कम एरिया होना चाहिए और 10 किलोमीटर जो है ज़्यादा से ज़्यादा एरिया होना चाहिए। ओके, और ये जो लिमिट है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इट इज़ डिफरेंट स्टोरी, बट ये इंडिया के केस में बहुत कम लगता है। दीज आर द मेंट फॉर द ट्रांजिशन फ्रॉम, मतलब ये है कि ये एक ट्रांजिशन जो उनका काम करता है, ये शॉक ऑब्जर्वर का काम करता है। तो यस बिल्कुल सही, तो फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पे सही है और सेकंड गलत है। ठीक है, लेट्स सी एज पर। और इसमें ना कुछ एक्टिविटी होती हैं जो वहाँ पे परमिट होती हैं, कुछ को रेगुलेट किया जाता है, कुछ को बिल्कुल बैन किया जाता है।
एज पर द नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2002 से लेकर 2016 इशूड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ द एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, विद इन 10 किलोमीटर ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इको सेंसिटिव जोन क्रिएट किया जाता है। कहाँ पे? इको फ्रेजाइल एरिया के, जहाँ पे ये जो है 1 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर तक का एरिया हो जाना चाहिए। फ्रेगाइल इको सिस्टम को शॉक ऑब्जर्वर का ये काम करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भोपाल डिक्लेरेशन जो है अभी न्यूज़ में, तो ये किससे रिलेटेड है? तो देखो, जो भोपाल डिक्लेरेशन है वो आपका G20 की अभी मीटिंग हुई थी, इसमें था क्या, हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट करेंगे, वो है आपका भोपाल डिक्लेरेशन G20 के। ओके, फॉर एग्जांपल G20 के मेंबर कौन कौन से हैं? देखो G20 में कौन कौन आता है। जब हम बात करते हैं G20 की, ओके, कनाडा है, बिल्कुल है, USA है, 2 कंट्री, तीसरी कंट्री है मैक्सिको, चौथी कंट्री है ब्राज़ील, 5वीं कंट्री अर्जेंटीना। ठीक है, तो 5 कंट्री आपकी ये अमेरिका वाले कॉन्टिनेंट से हो गए। ओके, जब हम अफ्रीका की बात करते हैं सिर्फ 1 कंट्री है, साउथ अफ्रीका। ओके, अगर हम बात करते हैं यूरोप की, तो 4 कंट्री कौन कौन सी है? फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रही, बट फिर भी एक तो फ्रांस है आपका, एक UK है, एक है इटली और एक है जर्मनी। ठीक है, तो 4 कंट्री यहाँ से होगी, एक अफ्रीका 5 हो गया। ओके, तो 5 यहाँ पे हो गए, 5 यहाँ पे हो चुके हैं। एक आप टर्की यहाँ से याद रखिए, तो एक अलग से टर्की मेंशन, क्योंकि टर्की पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो ये होगी 11 कंट्री। अगर हम एशिया की बात करें तो कौन कौन कंट्री है? फॉर एग्जांपल इंडिया, इंडोनेशिया, और यहाँ पे है आपका चाइना, रशिया। चाइना है तो रशिया भी आएगा। फिर आपका जापान है, जापान के साउथ कोरिया भी आएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक ऑस्ट्रेलिया। तो गिनिए आप इसको, 11 तो कंट्री यहाँ पे हो गई थी, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, साउथ कोरिया, एक कंट्री और रह गई। याद रखिए न्यूजीलैंड नहीं है, तो एक कंट्री है जो और है, सऊदी अरेबिया। ठीक है, तो 19 कंट्री हो चुकी, और एक यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन में आप देख सकते हैं कितने मेंबर आते हैं। लेट्स सी, इसका काम है प्रेमिस फ्रॉम द इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका काम होता है, फाउंड की गई थी इसको 1999 में, आफ्टर एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, फॉर अ फोरम ऑफ फाइनेंशियल मिनिस्टर एंड द सेंट्रल बैंक गवर्नर टू डिस्कस द ग्लोबल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इशू। एनुअल समिट इसकी जो है रोटेशनल बेसिस पे प्रेसिडेंसी ट्रायो की हेल्प से की जाती है। फॉर एग्जाम्पल पास्ट प्रेसिडेंट, इनकमिंग प्रेसिडेंसी जो ट्रायो का सपोर्ट करता है प्रेसिडेंसी को। नो परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है इसका। G20 की बात करें तो 80% ऑफ ग्लोबल GDP को ये डिनोट करते हैं, 75% इंटरनेशनल ट्रेड एंड 60% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसकी 2 मीटिंग होती है, 2 वे में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो फाइनेंशियल ट्रैक है, जो ये मीटिंग होती है बेसिकली ये मिनिस्टर हेड पे होती है, शेरपा ट्रैक होती है, इसके बहुत सारी मीटिंग होती है। फॉर एग्जांपल आउटरीच जो है B20 मीटिंग होती है, थिंक 20 जिसके हम बात कर रहे थे, जो भोपाल डिक्लेरेशन से निकल कर आया, Y20 है, और NGOs की भी मीटिंग होती है। G20 प्रेसिडेंसी फॉर एग्जांपल 2022 की इंडोनेशिया के पास है, 2023 की इंडिया के पास है, और ब्राज़ील में 2014। जो हम डिस्कस करने वाले हैं किस तरीके से ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंसेस के बारे में, एक्रेडिटेड इंक्लूसिव रिजाइलेंट ग्रोथ के बारे में, एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन SDG किस तरीके से हम कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्म डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन फॉर द 21st सेंचुरी, और वुमेन लेड डेवलपमेंट किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बीजिंग डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड, तो ये आपका वुमेन से रिलेटेड है, जो 1995 में डिक्लेयर किया गया था। ओके, G20 की अगर हम बात करते हैं तो डिजिटल इकोनॉमी की जो मीटिंग हुई वो लखनऊ के अंदर हुई है। G20 एम्पावर ग्रुप ऑफ द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, तो याद रखिएगा आगरा के अंदर हुई है। G20 की साइबर सिक्योरिटी की जो मीटिंग है वो MIT के द्वारा मतलब वो की गई है, डिक्लेयर की गई है। इंडिया का फर्स्ट G20 समिट जो है फर्स्ट मॉडल G20 समिट इनग्रेटेड बाय इंडिया G20, तो शेरपा अमिताभ कांत के द्वारा। और पहली मीटिंग इसकी उदयपुर के अंदर नहीं, शेरपा की मीटिंग उदयपुर के अंदर हुई थी, और उदयपुर इन राजस्थान। और पहली मीटिंग जो है कहाँ पे हुई है, पुडुचेरी के अंदर हुई थी शायद G20 की पहली मीटिंग। ओके, 31 जनवरी 2023 को। सेक्रेटेरिएट जो है G20 का मीटिंग ISC बेंगलुरु, सेक्रेटरी फॉर द साइंस की मीटिंग जो है बेंगलुरु के अंदर हुई है। G20 फॉरेन मिनिस्टर की जो मीटिंग हुई वो न्यू दिल्ली के अंदर हुई है। Let's see about the Bhopal Declaration. Bhopal Declaration was released after discussion in the 2 days meeting of the Think 20 under G20 in Bhopal, and it was released to Think 20 meeting of G20 with think tank. इसका मेन इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सोसाइटी कंपैरिजन G20, इंकरेज द मॉडल डेवलपमेंट बाय द वुमेन, ब्रिज जो गैप करना कम करना, ये इसका मेन थीम रखा गया। आगे बढ़ते हैं। गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन एक इनिशिएटिव है, किसका इनिशिएटिव है, तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इनिशिएटिव है। तो याद रखें, गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन लॉन्च्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसमें जो है 3 ट्रिलियन फाइनेंसिंग नीड की बात की जा रही है। अगर हमें नेट ज़ीरो बनना है तो वर्ल्ड को कितने पैसे की जरूरत है, अप्रोक्सीमेटली 3 ट्रिलियन, और ये इसकी हेल्प करेगा। विच नेचर लॉस एंड द रिस्टोर बायोडाइवर्सिटी बाय 2050।
ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द ग्लासगो फाइनेंशियल एक्शन फॉर द नेट जीरो. तो ग्लासगो के अंदर COP26 हुई थी, तो उसका रिजल्ट रहा था ग्लासगो फाइनेंशियल अलायंस फॉर नेट जीरो. तो आपको बताना कौन सा इसके रिगार्डिंग सही है. इट इज़ द ग्लोबल कोएलिशन ऑफ लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट क्लेम टू कमिटेड टू एक्सेलरेट द डीकार्बनाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी. मतलब ये है क्या, ये एक ग्लोबल इनिशिएटिव है, बिल्कुल सही बात है. इसका मेन एम है जो इकोनॉमी है, जो इकोनॉमी में हम यूज़ करते हैं उसको डीकार्बनाइज करना, मतलब वहाँ से कार्बन एमिशन कम हो सके. बिल्कुल सही है. इट वाज लॉन्च इन 2021 by the United Nations Special Envoy on Climate Action and Finance and COP26 along with the UNFCCC Race to Zero campaign. तो that is also correct. तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है. बाकी हम आगे देखते हैं. अगला क्वेश्चन लोकतक जेल लेक के बारे में. ओके, उससे पहले हम इंटरनेशनल बॉडी जो 2021 में पूछी गई थी उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लें. फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशन हैबिटेट के बारे में पूछा गया था. देखो, यूनाइटेड नेशन हैबिटेट जो है क्या है, ये जो है राइट जो है सिटी का या सिटीज़न जो सिटी के अंदर रहते हैं उसके राइट के बारे में बात करते हैं. ठीक है, उनको सभी पर्सनैलिटी को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन सारी की सारी जो भी सोशल सर्विसेज हैं उनको प्रोवाइड हो सके, ये इसका मेन एम है. ठीक है, ये इसकी जो सबसे पहली मीटिंग है या फिर ये कहाँ से जेनेसिस रखता है, तो 1976 में मीटिंग होती है. कहाँ पे, कनाडा के अंदर. और सेकंड मीटिंग जो है इसकी 1996 के अंदर तुर्की के अंदर होती है. 1978 में जो यूनाइटेड नेशन की जब इसकी मीटिंग हो रही थी उसकी रिजल्टेंट की वजह से यूनाइटेड नेशन हैबिटेट निकल कर आया था, UN हैबिटेट. ठीक है, और यूनाइटेड नेशन इसको रिकॉग्नाइज करते हैं. बिल्कुल सही बात है. इसमें होता क्या, ये जो हमारी सिटीज़ हैं ना, किस तरीके से हम उनका डेवलपमेंट कर सकते हैं. अच्छा, एक प्रोग्राम अभी लॉन्च किया गया धारा नाम से. उसमें भी जो है अर्बन जो लेक्स है उसको हम बचाने की बात करते हैं, लेकिन वो बात नहीं है. बात ये है कि इसका मेन एम क्या है, सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करना. ओके, और जो राइट है पीपल को वो प्रोवाइड करना. कहाँ पे, जो सिटी के अंदर रहते हैं बेसिकली. ओके, राइट प्रोवाइड टू रिक्लेम पब्लिक स्पेसेस. तो इसमें कौन कौन से राइट प्रोवाइड किए जाते हैं कि जो पब्लिक स्पेसेस है वो जो सिटी में रहने वाले लोग हैं उस सबको दिया जाए. ओके, और किसी भी पर्सन को कोई भी सर्विसेज या फिर पब्लिक सर्विसेज से डिनाई नहीं किया जाए. कोई भी जो सर्विसेज या फिर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं अनऑथोराइज्ड है, भले ही वो फॉर एग्जांपल स्लम पीपल अनऑथोराइज होते हैं, लेकिन उनको भी यहाँ पे कहीं ना कहीं हेल्प प्रोवाइड की जाती है इसके यूनाइटेड नेशन हैबिटेट के तहत. ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में. कब बना था, तो 1978 के अंदर. कहाँ पे, तो पहली मीटिंग मैंने बता दी, यूनाइटेड नेशन से एफिलिएटेड, तो याद रखिएगा. अच्छा, एक है आपका यूनेस्को के 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, तो मैं यहाँ लिखती हूँ. देखो, यूनेस्को जो है क्या करता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड चिल्ड्रंस के जो हमारी साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ये यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड ऐसे पता नहीं क्या है, एंड ओ से जो है आपका, एक मिनट, यूनेस्को UN, मैं इसके फुल फॉर्म बोलिए, मेरे सॉरी फॉर डैट. यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड द कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. तो ऐसे क्या बना, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, ओके. देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया था, मेन मुद्दा ये कि 21 फरवरी को जो है हम डिक्लेयर करेंगे क्या, इंटरनेशनल मदर डे. पूछा जाए कब मनाया जाता है इंटरनेशनल मदर डे, तो 21 फरवरी को मनाया जाता है. कब इसको मतलब रिकॉग्नाइज किया गया था यूनेस्को के द्वारा, तो 1991 के अंदर. ठीक है, 1997 या 1991 में बनाया गया था. ओके, और सेकंड स्टेटमेंट था यूनेस्को के बारे में, ठीक, कि ये जो है बंगला जो है वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेज रेज की गई थी इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेंबली ऑफ पाकिस्तान के टाइम पे. समझ में नहीं, बंगला जो है हैज़ वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेज वाज रेज्ड इन, मतलब जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था किसका, पाकिस्तान का, तो वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव थे ईस्ट पाकिस्तान के, मतलब बांग्लादेश के कहा जा सकते हैं, तो उन्होंने कहा था कि बंगला को जो है एक लैंग्वेज बनाई जानी चाहिए. कौन सी लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज. अगर मैं आपसे पूछूँ व्हाट द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, दैट इज़ उर्दू. लेकिन ये क्या चाहते थे कि नेशनल लैंग्वेज है उर्दू तो रहे लेकिन बंगला भी बना दिया जाए, लेकिन यह उन्हें मान्य नहीं था. तो ठीक है, तो आपको याद रखना यूनेस्को के बारे में. यूनेस्को की जो स्थापना वो 1948 में, जो हेडक्वार्टर पेरिस में हुआ था. ये जो है ट्रिब्यूट लैंग्वेज को बचाने का काम, एजुकेशन को बचाने का काम, और और हमारी जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है, ये सारे के सारा काम जो है यूनेस्को के अंडर में आता है. और चिल्ड्रन से रिलेटेड जो है यूनिसेफ काम करता है. ओके, जो एक यूनाइटेड नेशन की बॉडी, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ट्रिब्यूट टू द लैंग्वेज मूवमेंट इन बांग्लादेश. ओके, पाकिस्तान के अंदर 1948 की हम बात करें, उर्दू जो है नेशनल लैंग्वेज है पाकिस्तान की. और किसके द्वारा डिमांड रखी गई थी, तो धीरेन्द्र नाथ दत्ता के द्वारा. ये भी अगर आप याद रख सकते हैं तो रख सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया था इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी के बारे में, सी बेड अथॉरिटी के बारे में. ठीक है,
इंडिया सी बेड अथॉरिटी न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि जो आपके नोड्यूल्स पाए जाते हैं ओशंस के डीप फ्लोर के अंदर, उसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जो आपकी कंसेंट लेनी पड़ती है, किससे लेनी पड़ती है? इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी से लेनी पड़ती है। ओके, और इस जो ये नोड्यूल्स है इसमें क्या पाए जाते हैं? तो रेयर अर्थ मेटल। कितने रेयर अर्थ मेटल है? तो 17। कौन सी सीरीज है? लेंथेनाइड सीरीज है। इंडिया लाइसेंस फ्रॉम ऑल माइनिंग एक्टिविटी इन सी बेड ऑफ इंटरनेशनल वाटर। ओके, और 75,000 एरिया जो है इंडियन ओशन का वो हमें प्रोवाइड किया गया ताकि हम ये जो नोड्यूल है उनको हम निकाल सकें। ओके, पॉली मेटलिक नोड्यूल के नाम से उनको जाना जाता है। मतलब यहाँ पे बहुत सारे मेटल होते हैं। और भी इसी में ही एक स्टेटमेंट डाल के पूछा गया था, ग्लोबल ओशन कमीशन इंटरनेशनल इनिशिएटिव है बिटवीन 2013 और 16 का, जो हेल्प करता है रिस्टोरेशन ऑफ ओशन एंड द वास्ट सी एरिया। जस्ट एक स्टेटमेंट, तो ये गलत है। ओके, नेक्स्ट पे चलता है वाटर क्रेडिट। देखो, कार्बन क्रेडिट ऑलरेडी जो है यूपीएससी पूछ चुके हैं, और ये पता नहीं मैंने ये क्यों डाला ये वाटर क्रेडिट। ये याद रखना, ये जो है एनजीओ, जो यूएसए की एक एनजीओ है, उसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। इसमें क्या होता है कि माइक्रो फाइनेंस सर्विसेज प्रोवाइड, माइक्रो फाइनेंस या फिर स्मॉल लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि जो अफोर्डेबल फाइनेंसिंग रिसोर्सेज हैं टू मेक द हाउस होल्ड वाटर एंड मतलब ये है कि हम जो घर पे पानी पहुँचाया जा सके। तो ये 2020 के। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकटक लेक इज़ अ फ्रेश वाटर लेक, दैट इज़ कम्प्लीटली करेक्ट। कहाँ पे पाई जाती है? मणिपुर के अंदर है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे फुमडीज पाई जाती है जो एक प्रकार की एल्गा होती है, तो ये और यहाँ पे कौन रहता है? तो संगाई हिरन रहते हैं। और संगाई फेस्टिवल भी पूछा जाए तो मणिपुर के अंदर ही मनाया जाता है। लोकटक लेक इज़ द फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ इंडिया। द लेक इज़ मोरैंग के नाम से जाना जाता है। विच इज़ द फेमस फॉर द फुमडीज, जो एक हेट्रोजेनियस मास ऑफ वेजिटेशन, सोयल एंड ऑर्गेनिक मैटर एट वेरियस स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन। और ये डिकम्पोज होता है या फिर अनडिकम्पोज होता है या फिर वेरियस स्टेजेस होते हैं डिकम्पोजिशन के। अगले पे चलते हैं। अगला है ग्रेट स्वरूप के बारे में। इट इज़ द लिस्ट एज द क्रिटिकल इंडियन, ये कम्प्लीटली करता है क्योंकि लिस्ट कंसर्न में आते हैं। इट इज़ द रेयर विजिटर टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट, डेट इज़ करेक्ट। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आयुषन की बात करें तो ग्रेटर स्कैरूप के बारे में ये लिस्ट कंसर्न है। द ग्रेटर स्कैरूप बिलोंग टू द फैमिली। इट इज़ द रेयर विजिटर टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द स्कैल्प इन यूरोप एंड ब्लू बिल इन नॉर्थ अमेरिका। ग्रेटर स्कैरूप ब्रीड्स इन अलास्का। तो ये आप पता नहीं क्यों न्यूज़ में था। एनीवे, अगला जो क्वेश्चन है स्पोर्ट बिल्ड ईगल ओल के बारे में है। आपसे पूछा जा रहा है कौन सी स्टेटमेंट सही है। इज अ फॉरेस्ट इनहेबिटिंग स्पीसीज फाउंड इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट साउथ ईस्ट एशिया, डेट इज करेक्ट। इट इज लिस्टेड द क्रिटिकली इंडेंजर्ड, डेट इज इनकरेक्ट बिकॉज इट इज़ लिस्ट कंसर्न की कैटेगरी में आते हैं। इसको जो है गोस्ट के नाम से भी जानते हैं, फॉरेस्ट गोस्ट के नाम से भी जानते हैं। बाकी आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बिस्फिनोल ए है क्या? ये एक प्लास्टिक से इससे बनाई जाती है। बिस्फिनोल ए से इज यूज टू मेक द सर्टेन प्लास्टिक एंड इपोक्सी ड्रग्स। डिऑक्सिन की बात करते हैं तो बायोप्रेक्टिव टू हर्बिसाइड के लिए, मतलब डायोक्सिन जो है हर्बिसाइड को बनाने में और पेपर ब्लीचिंग करने में हेल्प करते हैं। थैलेट जो है प्लास्टिक मोर फ्लेक्सिबल इससे हो जाती है। एंड पोलिस्ट्रोजन से जो है प्लांट डेट हैव हार्मोन लाइक एक्टिविटी सच एज टोफू और द सोया मिल्क। मतलब ये है फाउंड इन प्लांट डेट हैव अ हार्मोन लाइक एक्टिविटी सच एज टोफू और सोया मिल्क। मतलब ये जो है एक हार्मोन का काम करते हैं। कौन? पोलिस्ट्रोजन। नेक्स्ट है ट्राइकोलन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज फाउंड इन सम एंटी माइक्रोबियल एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट। बिल्कुल सही बात है। एंटी माइक्रोबियल जो आपकी ड्रग्स आते हैं उसमें पाए जाते हैं। एंड एंडोसल्फन क्या होता है? एक ऑर्गेनिक्लेरिन इंसेक्टिसाइड है डेट कोज हेल्थ हजार्ड इन द स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, इंडोसल्फन। नेक्स्ट अगर हम देखें सुपर कंडक्टिविटी के बारे में कुछ क्वेश्चन इससे ओके अब डिस्कस करते हैं। 2020 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, फॉर एग्जांपल अल्मा आटा डील पूछा गई थी, तो ये किससे रिलेटेड है? तो याद रखिए ये प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड है। क्या है? प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट पूछा गया था हेग कन्वेंशन, ये किससे रिलेटेड है? तो याद रखिए चाइल्ड की प्रोटेक्शन से रिलेट करता है। हेग कन्वेंशन जो है चाइल्ड की प्रोटेक्शन, या फिर चाइल्ड को हम जब वॉर वगैरह हो जाता है तो चाइल्ड की प्रोटेक्शन तो हेग कन्वेंशन के थ्रू होती है। और चाइल्ड का जो माइग्रेशन है तो भी ये जो है चाइल्ड से रिलेटेड हेग कन्वेंशन में होता है। नेक्स्ट इधर तलोनवा डायलॉग जो है यूनाइटेड ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से रिलेट करते हैं। और ये जो है नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के इम्प्लीमेंटेशन की बात करता है। अंडर 2 कोएलिशन की बात करते हैं, तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ अंडर 2 कोएलिशन। तो ये जो है सब नेशनल गवर्नमेंट लोकल लेवल पे ग्रीन हाउस एमिशन किस तरीके से कम कर सकते हैं। मतलब ये है कि सब नेशनल, मतलब ये है कि जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है उसको ये प्रमोट करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से वे हेल्प कर सकते हैं ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से निपटने में। ओके, एक उसी साल जो है G20 की मेंबरशिप पूछी गई थी, तो मैं G20 के बारे में बता चुकी। आगे जो है मान लीजिए मैं आपसे पूछूँ, एनर्जी पूछा जा चुका है वैसे यूपीएससी के दौरान। एनर्जी बनाया कब गया था? 1974 में, जब हमने स्माइलिंग बुद्धा नाम से जो वो किया था ना न्यूक्लियर एक्सरसाइज। तो उसके बाद ये जो है
पोखरण के अंदर जो हुआ था वो उसके बाद ये बनाए गए थे। कौन? एनर्जी। इसमें कितनी कंट्रीज आती है? तो 48 कंट्री। मेन मुद्दा ये नहीं, लेकिन अगर हम एनर्जी का पार्ट बन जाते हैं, यू नो वेरी वेल, जो चाइना है वो हमेशा इंडिया की एंट्री को ब्लॉक कर देता है, लेकिन अगर हम पार्ट बन जाते तो इससे होगा क्या कि जो हमारी न्यू टेक्नोलॉजी है जो किससे रिलेट करती है? मल्टी लेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम के अंडर में हम आ जाएंगे। मतलब ये नहीं कि कंट्री हमारे साथ जो है व्यापार कर पाएगी रिगार्डिंग द न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। और एनर्जी की फुल फॉर्म क्या है? न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, एज नेम सजेस्टेड। ओके, उसी तरीके से दो कन्वेंशन आपको याद रखनी है। दो कन्वेंशन, एक तो बेसल कन्वेंशन है, एक आपकी रोटरडम कन्वेंशन, ठीक है। बेसल कन्वेंशन में क्या होता है कि जो आपकी डेवलप्ड कंट्री है, जो उस वहाँ का कूड़ा होता है ना, वो डंप कर देती है डेवलपिंग कंट्री में। उसी को बचाने के लिए 1992 में बेसल कन्वेंशन लेकर आया गया था। रोटरडम कन्वेंशन की बात करें तो 98 में लेकर आया था। इसमें जो है प्रायर कंसेंट लेनी होती है, किससे रिलेटेड? जो केमिकल हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो इसका मेंबर होता है ऑब्वियसली, और ये लीगली बाइंडिंग भी है। अब बात करते हैं एनपीटी। एनपीटी मतलब नॉन प्रोफिलरेशन ट्रीटी, नॉन प्रोफिलरेशन ट्रीटी। और हम मिसाइल एमटीसीआर के बारे में बात कर चुके, उसी तरीके से एनपीटी है, न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है, प्रोफिलरेशन नहीं होना है, जो न्यूक्लियर वेपन है उसको स्प्रेड होने से ये रोकता है। ये साइन की गई थी 1968 में, लेकिन इफेक्ट में आई थी 1970s में। और 4 कंट्री आज तक इसका कोई पार्ट नहीं बना, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल एंड साउथ सुडान। और ऐसा माना जाता है इनके पास जो है न्यूक्लियर वेपन है। और एनपीटी के द्वारा जो है सिर्फ 5 कंट्री को रिकॉग्नाइज किया गया है कि इनके पास न्यूक्लियर वेपन है, और कंट्री को ये रिकॉग्नाइज भी नहीं करता। एनीवे, दैट इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट। तो ये थे आपके जो क्वेश्चन पूछे गए थे आपके 2020 के अंदर। अगर और क्वेश्चन अगर हम देखें जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से पूछे गए, तो जस्ट अ सेकंड, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स पूछा गया था। ये किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है? रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। तो ये वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है। और ये है क्या? ये एक अमेरिकन मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है जो 8 पैरामीटर पे काम करता है, मतलब 8 पैरामीटर को चेक करता है तो अपनी रिलीज प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट था आईएलओ के बारे में, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता होना चाहिए। ये लीग ऑफ नेशन की दौरान बनी थी, जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल के रिजल्ट था। और इसमें जो है इसी पूछा गया था क्वेश्चन पूछिए, देखते हैं यूपीएससी के ने क्या पूछा। 138 कन्वेंशन और जो आपका 182 कन्वेंशन है, कन्वेंशन नंबर 138, 182 कन्वेंशन किससे रिलेटेड करता है? याद रखिए चाइल्ड लेबर से रिलेट करता है। किससे रिलेटेड है? चाइल्ड लेबर से। और ये 138 क्या कहता है कि मिनिमम एज कितना होना चाहिए किसी भी पर्सन को, किसी भी चाइल्ड को फैक्ट्री में काम करने के लिए। 182 जो है फोर्स्ड लेबर को हटाने की बात करता है। मतलब ये है कि वर्क फ्रॉम चाइल्ड लेबर शुड बी अबॉलिश्ड फ्रॉम द कंट्री। एनीवे, नेक्स्ट अगर हम देखें, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में, ठीक है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें ये पूछा था कि जो एडिशनल प्रोटोकॉल है किसका? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का। ओके, ये एडिशनल प्रोटोकॉल वो किससे रिलेट करता है? देखो ये क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, अगर हम एडिशनल प्रोटोकॉल को साइन कर लेते हैं तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की जो हमारी डोमेस्टिक जो बना मतलब सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर है वो इनके अंडर में आ जाएंगे। ये इनका इंस्पेक्शन कर सकते हैं और रिपोर्ट वगैरह मांग सकते हैं, राइट। और कुछ भी हम इसमें कुछ चेंज करते हैं तो नोटिफिकेशन को देना पड़ता है, तो ये इसका फ़ायदा है। न्यूक्लियर प्रोग्राम टू द एजेंसी रेटिफिकेशन। नेक्स्ट अगर हम देखें तो आशियन के बारे में पूछा गया था। फ्री ट्रेड किसके साथ है? मतलब आशियन कौन कौन सी कंट्री के साथ फ्री ट्रेड करते हैं? इंडिया के साथ करते हैं, बिल्कुल सही बात है ये। और वही RCEP, क्या चाइना के साथ है इसका फ्री ट्रेड? बिल्कुल है। क्या जापान के साथ है? बिल्कुल है। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी है। किसके साथ नहीं? तो USA और कनाडा के साथ नहीं है। ये उस वक्त न्यूज़ में था, तो प्लीज़ आपको देख लेना। RCEP में कितनी कंट्री हैं? तो 10 कंट्रीज़ हैं, और 6 अदर कंट्री, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। इंडिया हो सकता था लेकिन फ़िलहाल नहीं है। इंडिया और चाइना, जापान और साउथ कोरिया। आगे बढ़ते हैं। अगला जो 2017 में कौन कौन सी पूछे गए, EU का एक मिशन पूछा गया था डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटजी के बारे में। डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटजी ये पूछा गया था। डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटजी किसका है? तो यूरोपियन यूनियन का है। इसमें होता क्या है कि जो अपॉइंटमेंट है फॉर पीपल एंड बिजनेस, मतलब ये है अपॉर्चुनिटी ओपन करना पीपल के लिए, बिजनेस के लिए, किस तरीके से डिजिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका यूटिलाइज करके जो कॉमन पीपल है उसकी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली इंटीग्रेटेड करने की कोशिश की जाती है इकोनॉमी को, बिजनेस को, पीपल को, ताकि वो एक्सेस कर पाएँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, ओके लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर सुपर कंडक्टिविटी स्टेट मटेरियल ऑफर नो रेजिस्टेंस टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज करेक्ट। सुपर कंडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। सुपर कंडक्टिविटी जो है 1911 में फाइंड आउट की गई थी, और फर्स्ट डिस्कवरी सर्न यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च के टाइम पे नहीं, ऐसा नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट सही है।
Superconductor is a set of physical properties observed in a certain material where electrical resistance vanishes and magnetic field जो है flux field are expelled from the material. Any material exhibiting these properties is a superconductor या superconductor. Unlike an ordinary metallic conductor whose resistance decreases gradually in its temperature is lowered even down to absolute zero. लेकिन सुपर कंडक्टर कुछ ऐसे टेम्परेचर पे होता है जो बहुत कम अब्रप्टली टू जीरो। 1911 में सबसे पहले जो है इस प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया था बाय दिस वेंडिंग द सेशन।